आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने PYQs के चरण में पहला 2018 का कर चुके हैं, 2016 के कर चुके हैं और आज हम 2013 वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, उनका एनालिसिस कर लेंगे। इससे पहले के जो भी अगर आपको PYQs देखने हैं तो कलाम आरएस या कलाम अकेडमी सीकर इसके YouTube चैनल पर आप जाकर मेरे वीडियोस में वो PYQs का डिस्कशन देख सकते हैं। अब एक चीज़ और वीडियो से पहले ही कि जो 2013 का पेपर था उसका पैटर्न अलग था, ठीक है। तो उसमें जो है 20 नंबर के क्वेश्चंस 4 आते थे और वो थोड़े से मतलब उसमें 2 ऑप्शनल होते थे और थोड़े लेंथी हो गए, 200 वर्ड्स के थे, ठीक है। तो इसलिए उनको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, उनके मॉडल आंसर्स यहाँ पे नहीं देंगे। डिस्कस कर लेंगे उसमें मेजर पॉइंट्स क्या है वो डिस्कस कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा पहला 5 नंबर का क्वेश्चन था 2013 में, विटामिन ए के स्रोत क्या है और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखना है, ठीक है। विटामिन अब हमारे सिलेबस मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्री में भी पूछा जा सकता है और चूंकि यहाँ पे बीमारियों के बारे में रोग जो है वो हमारे सिलेबस में है तो हो सकता है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, रेटिनॉल रेटिना, ठीक है। रेटिना जो होता है वो आँख में होता है, तो आँख से जुड़ी हुई अगर बीमारी पूछी है और ऑप्शन में विटामिन कौन से दिए हुए तो आपको सीधा विटामिन ए पर लगाना है। आगे बात समझ में। अब आते हैं, विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है और वो मतलब वसा में घुलनशील होता है, तो इसका जो भी सोर्सेज होगा वो वसा युक्त जो भी प्रोडक्ट्स है वो विटामिन ए के सोर्सेज होंगे, ठीक है। पहला हो गया दूध, दूसरा हो गया चीज़ और ये जो हो गया फिर मछली का तेल और इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं सोर्सेज पे, डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। पहला हो गया गाजर, घर वाले कहते भी थे कि गाजर खाओगे तो अंधेरे में भी दिखेगा, ठीक है। तो गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन से ही रेटिनॉल बनता है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया गाजर हो गया, उसके बाद में हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, फिर हो गया दूध और दूध में पहले ही बता चुका हूँ, और मक्खन, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, जिनमें भी थोड़ा बहुत फैट है ना उसमें विटामिन ए का सोर्स है। उसके अलावा और यकृत का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सारे विटामिन ए के सोर्सेज हैं। इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो एक चर्चा में चल रहा विषय है। तो विटामिन ए का फोर्टिफिकेशन किन किन फूड प्रोडक्ट्स में हो सकता है, इससे रिलेटेड एक ऑप्शनल या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो उसमें जो है ये दिमाग लगाना है। देखिए विटामिन ए किस में होगा, तेल से रिलेटेड चीज़ें। दूध में होगा, दूध के पैकेट पे आपने लिखा होगा A+ या विटामिन ए लिखा होगा साइड में, ठीक है। और जो खाद्य तेल आते हैं उनमें भी ये पाया जा सकता है, और भी जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स और या फिर तेलीय पदार्थ जो है उनमें विटामिन ए होता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है तो फैट में इजीली जो है फोर्टिफाइड हो जाता है। तो ये याद रखिएगा ताकि आप लोग सही से गैस लगा पाए, सही से आंसर हो पाए। अब आ जाते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी ज़ीरोफ्थेल्मिया होती है, दूसरा होती है रतौंधी, रात में जिसमें दिखता नहीं है, तीसरा होता है स्किन की ड्राइनेस होती है, क्योंकि तेल जब स्किन पे नहीं होता है ना तो उसकी वजह से रूखी रूखी त्वचा लगती है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं स्किन की ड्राइनेस और बालों में भी रूखापन। और उसके अलावा जो है वो हो गया इर्रेगुलर पैचेज जो होते हैं आँखों पे, आँख के जो काला वाला पार्ट है ना उस पर इर्रेगुलर पैचेज होते हैं, ये सारे इसके बीमारियां हो गई। तो हम लोग आ जाते हैं अपने आंसर पे। तो इसमें सीधा आंसर लिखना था, ज़्यादा इधर घुमाना नहीं था। ये विटामिन ए के स्रोत और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, सीधा आंसर लिखते और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कितने मार्क्स मिले हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स मिले हैं, 5 में से 4, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इन्होंने क्या लिखा, सीधा विटामिन ए, रेटिनॉल, स्रोत लिखे और कमी से होने वाले रोग लिख दिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इनको 4 मार्क्स मिल गए। अब देखिए नीचे वाले में 4 मार्क्स और मिले हैं, सीधा स्रोत और सीधा। तो ये वाली बॉलें जो होती है ना, ये फुल टॉस बॉलें होती है, इन पे अपन को 6 लगाना और डायरेक्ट लिखना होता है। इसमें ज़्यादा इधर उधर की लिखना मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। बाकी आप लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन इतने में ही अपन को नंबर मिल जाते हैं, तो हम और क्यों लिखें, ठीक है। अब पूछा गया था अम्लराज क्या होता है। अम्लराज जो है पहले भी बता चुका हूँ, एसिड और बेस वाले शायद पार्ट में, नहीं तो अब बता देते हैं कि ये जो होता है ये सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिक्सचर होता है। जनरली ये मिक्सचर 3:3
3:1 में होता है। ठीक है, तो ये हो गया अम्लराज। अम्लराज जो होता है ये दो एसिड्स जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग विलायक होता है। ठीक है, मतलब ये जो है नोबल जो मेटल्स होते हैं जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको घोल सकता है, इनको जो है इनको विलय कर सकता है। इसका यूज़ इनके लिए किया जाता है। इनका जब विलयन बनाना होता है तो अम्लराज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यही हमें इसमें लिखना था। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें HNO3 और HCl का अनुपात प्राय 1:3 होता है। अम्लराज एक शक्तिशाली विलायक है जो सोने और प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुओं को विलय कर सकता है। ताज़ा अम्लराज मिश्रण रंगहीन और फ्यूमिंग होता है और जबकि बाद में इसका रंग नारंगी हो जाता है और ये उच्च संक्षारक क्षमता वाला सुपर एसिड होता है। ठीक है, इतना हमको यहाँ पे लिखना था। क्या होता है हमें ये हमको लिखना था। जिनने लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये मार्क्स जो है पता नहीं क्यों यहाँ पे किसी ने सांद्र नहीं लिखा मेरे ख्याल से, इस वजह से यहाँ पे मार्क्स काटे गए हैं। सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोजन नाइट्रेट, सिर्फ उस वजह से क्योंकि सांद्र जो है वो कीवर्ड्स है। अगर तनु विलयन होंगे उनको मिला लेंगे तो अम्लराज नहीं बनेगा, इसी वजह से 0 मार्क्स मिले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लाने की वजह भी यही है कि आपको समझाऊं कि वो कीवर्ड्स जो है अगर वो छूट गया तो पूरा सही भी लिखा है ना आपका तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कीवर्ड्स को हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से अपने पास रखो और उसमें देखो कि क्या चीज़ लिखनी थी। यहाँ पे भी इन्होंने पूरी परिभाषा लिखी है और सब कुछ लिखा है, लेकिन सांद्र नहीं लिखा है। कहीं पे भी सांद्र लिखा हुआ दिख रहा है? इसलिए आप लोग कीवर्ड्स को, क्योंकि एक छोटा वर्ड्स जो है अगर वो सांद्र यहाँ पे लिख लेते तो उनको मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिल सकते थे। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है? ठीक है, और हमें दूसरा पूछा है सामान्य रक्तदाब की परास क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है और इसका मापन किस उपकरण द्वारा। 3 चीज़ें लिखनी है। तो रक्तदाब हम लोग जानते हैं कि ब्लड के द्वारा जो भी हमारी जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनकी दीवारों पर जो फोर्स लगाया जाता है वो रक्तदाब होता है। जैसे मोटर होता है ना, एक मोटर होती है, मोटर से पानी ऊपर चढ़ाना होता है तो उसमें जो है पंप करती है मोटर पानी को और उस प्रेशर की वजह से वो पानी ऊपर तक टंकी तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में हार्ट है, वो हमारे ब्लड को पंप करता है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी भी जाना है, पैरों तक हमारे ब्लड को सर्कुलेट करना है, पूरी जगह सर्कुलेट करना है, उस वजह से उसको जो है प्रेशर ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हार्ट हमारा पंप करता है और वही मैकेनिज़्म, मोटर वाली मैकेनिज़्म जो है उसको यूज़ करके पंप करता है और ब्लड को वहाँ तक पहुँचाता है। तो उसी चक्कर में जो रक्त वाहिकाओं में है ना, वो जैसे हम लोग नली को पकड़ते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, मोटर चलाई हुई होती है और नली को पकड़ते हैं तो पानी एकदम प्रेशर से आता है, वैसे ही रक्त नलियों में जो भी है वो हमारा ब्लड भी वैसा ही प्रेशर लगाता है और इसी को रक्तदाब कहा जाता है। अब इसकी परास जो होती है, अब थोड़ा इसके बारे में डायस्टोलिक सिस्टोलिक वो थोड़ा डीप में जब हम लोग रक्त चैप्टर करेंगे उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो होता है वो प्रेशर 120 के, एक तो डायस्टोलिक जो होता है वो सिस्टोलिक जो होता है वो 120 की रेंज में होता है, यानी 100 से 120, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 की रेंज में होता है और 80 के आसपास, मतलब 60 to 80। ये हमें परास यहाँ पे लिखनी थी। उसके बाद में इसका मापन किस उपकरण से किया जाता है, तो हम लोग जो बांध के ऐसे पुराने टाइम में वो करते थे ना, बांध के फिर यहाँ पे नस दबा के और डॉक्टर जो है वो लगा के चेक करते, तो वो जो उपकरण है रक्तदाब का उसको स्पिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना था। तो यही हमारा उत्तर होता। अब उत्तर क्या हो गया? रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगाया गया बल ही रक्तदाब होता है। सामान्य रक्तदाब परास सिस्टोलिक 100 से 120 मिलीमीटर ऑफ Hg लिख दो यहाँ पे, मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, और डायस्टोलिक 60 to 80 मिलीमीटर। तो ये वाला हमें परास लिखनी थी और उसके बाद में इसका स्पिग्मो मैनोमीटर जो है उसका नाम लिख लेना था। इस पे हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं, देखो कहाँ कितने मार्क्स मिले हैं? 4। क्या लिखा है? शरीर में रक्त प्रवाह के लिए स्थित धमनियाँ जिनकी भित्ति पर रक्त का दबाव पड़ता है इसे ही रक्तदाब कहते हैं। ये रेंज लिख दी, ठीक है, और वही, और इसका लिख दिया नाम और मिल गए 4 नंबर। यहाँ पे क्या है? हृदय द्वारा जिस गति से, अब ये गति से सिर्फ इतना ही कर देते ना, रक्त जो दाब लगाता है किस पर, वाहिकाओं पे या धमनियों पे या आर्टरीज पे, वो ही लिख लेते ना तो इनको मार्क्स मिल जाते, ठीक है। लेकिन
वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता और ऐसे गलत आंसर के सीधे 0 नंबर मिलते हैं। ये आपने देखा, 4 नंबर भी मिले हैं, 0 भी मिले हैं। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा बनना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक परिवर्तित फसलें क्या है, नाम क्या है, अनुवांशिक परिवर्तित, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। और भारतीय कृषि तथा उद्यानिकी के संबंध में उपयुक्त उदाहरण दें। इसमें उदाहरण भी देने थे और पहले बताना था कि अनुवांशिक परिवर्तित फसलें क्या है। अनुवांशिक परिवर्तित फसलें वही होगी जिनके जीनोम में हमने या तो कुछ जोड़ा है या कोई पार्ट हटा दिया है और उसके जीन में या फिर कोई और जीन ऐड कर दिया है। ये वाला चीज़ जो है उसके द्वारा उसकी या तो उत्पादकता बढ़ जाती है, उसका जो है जीवाणु विषाणु उनके प्रति प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, सूखे के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, लवणता क्षय ऐसे पौधे बन जाते हैं। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं अनुवांशिक परिवर्तित फसलें। और इनका उपयुक्त उदाहरण जो भारत में अभी तक खाद्य फसलों में शायद एक गोल्डन राइस है इसका उदाहरण, और जो दूसरी जो अखाद्य फसलें हैं जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैंगन भी है लेकिन वो अभी तक प्रोडक्ट उसको जो है सहमति अभी तक नहीं मिली है। तो इसलिए बीटी कॉटन और हमें गोल्डन राइस के एग्जांपल देते थे। जैसे गोल्डन राइस में क्या किया, विटामिन ए को उसमें ऐड किया, उसमें जो है विटामिन ए को राइस में पहले से ऐड कर लिया, जिससे कि जो राइस खाने वाले हैं, इस राइस को खाते हैं, उनके विटामिन ए की भी आपूर्ति हो जाएगी। वैसे ही बीटी कॉटन में बैक्टीरिया के जीन को ऐड किया गया और उसकी वजह से उसकी जो क्षमता है, वो प्रतिरोधक क्षमता जो जीवाणुओं के अगेंस्ट वो बढ़ गई और वो जो है अच्छी फसल हो जाती है। तो इस वजह से ये हमारा इनका एग्जाम्पल देना था और इसके बारे में लिखना था। तो ये मैंने जीएम लिखा है यहाँ पे, यानी यही होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, वे फसल जिनके जीनोम को जीन अभियांत्रिकी से रूपांतरित या परिवर्तित किया गया है। इनमें फसलों के जीन में इच्छित परिवर्तन कर फसल को उच्च उत्पादक, सूखा सह, कीटाणुरोधक, बाढ़ सह आदि बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि पूछा क्या है, ठीक है। उसकी परिभाषा के साथ साथ में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करना है। आगे हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। उसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो है वो इसमें ऐड किया जाता है जीन अभियांत्रिकी से। ये हमारा आंसर होता। अब देखते हैं क्या आंसर लिखे हैं। देखो मार्क्स कितने मिले हैं, 3। अच्छा आंसर लिखा है इसलिए 3 मार्क्स। ऐसी फसलें जिनमें कृत्रिम रूप से उपयुक्त जीन का प्रवेश कराकर नई फसल प्राप्त करते हैं, जीन ट्रांसप्लांट, ठीक है। बीटी कपास लिखा है, गोल्डन राइस भी लिखा है, बीटी बैंगन भी लिखा है, और इससे जो है अनिश्चित फलन, उच्च पोषण की फसलें, उच्च रोग प्रतिरोधक लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा जमा के लिखते तो शायद 4 भी मार्क्स मिल सकते थे। ये वाला जो आंसर है 0 मार्क्स मिले हैं। वे फसलें जिनका उत्पादन कम पानी, कम प्रकाश व कम समय में अधिकता से हो सकता है, उन फसलों का संकरण द्वारा उन्नत तकनीक या उच्च स्तरीय बीजों को, ये परिभाषा जो है थोड़ी सी ढंग से लिखती है, अनुवांशिक रूप से या अनुवांशिक अभियांत्रिकी का इसमें डालते तो अच्छा हो जाता और उसमें मार्क्स भी मिल सकते थे। लेकिन फालतू के जो हम लोग के है ना कि फालतू के तुक्के डालने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे सोर्सेज से अपने कीवर्ड्स तैयार कीजिए और उसके जो है परिभाषाएं भी वहीं सोर्सेज से करिए ताकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आए, कम तैयारी में अच्छे मार्क्स मिले। आ जाते हैं सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना 200 वर्ड्स लिखना जो है वो सही भी नहीं है, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या पूछा है विधि विज्ञान में? पहला पूछा है नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस विश्लेषण, मस्तिष्क मानचित्र यानी ब्रेन मैपिंग और डीएनए बारकोड की महत्ता पर एक निबंध लिखे विधि विज्ञान में, ठीक है। तो विधि विज्ञान में यानी कानून जो है उस वाले विज्ञान में इनका क्या है। तो नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट में या नार्को एनालिसिस में क्या करते हैं, एक जो है दवाई दी जाती है, उस दवाई से वो जो आदमी जो है वो सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और फिर उससे क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर देता है। उस स्टेट में आदमी का जो है दिमाग का जो नियंत्रण है वो कम हो जाता है ताकि उस स्टेट में वो सही जवाब दे सकता है। तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। हालांकि हमारे जो संविधान में और संविधान के आर्टिकल 20 की जो है ये उल्लंघन करता है और इसलिए इसको जो है कोर्ट्स में
मान्य एविडेंस नहीं माना जाता। इसके आधार पे एविडेंस जुटाए जाते हैं, कोर्ट इसकी परमिशन देता है उसके आधार पे जो है, ताकि वो जैसे ही उसको कन्फेशन करता है और उसके आधार पे कोई और सबूत जुटाए जाते हैं वो परमिसिबल होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, इसकी कुछ कमियां हैं। पहली चीज़ कि सीमितता भी पूछी है, इस पर सीमितताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इसकी सीमितता क्या है? सीमितता ये है कि ये जो है पहली चीज़ तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, मानवाधिकार नहीं, मान लीजिए मूल अधिकार का उल्लंघन है। और दूसरा जो है, इसमें अगर डोज सही नहीं हुआ तो उसकी जो है स्मृति विलोपन भी हो सकता है, मानसिक कोई रोग भी हो सकता है, और इन सीवियर केसेस अगर गलती हो गई तो वो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा मस्तिष्क मानचित्र यानी ब्रेन मैपिंग। इसमें जो है ब्रेन का मैप बनाया जाता है, उसमें जो ब्रेन में जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी न्यूरॉन और इनकी रिएक्शंस होती है, उनको मापा जाता है। और व्यक्ति की जो मतलब व्यक्ति से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको जो है उस आधार पे उसका ब्रेन में क्या हलचलें हो रही है उनको मेज़र किया जाता है। उस आधार पे पता लगता है, ये कुल मिला के लाइट टेस्ट है। ठीक है, उस आधार पे पता किया जाता है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जब भी हम लोग झूठ बोलते हैं तो हमारा शरीर उसके प्रति रिएक्ट करता है, हमारा दिमाग जो है अलग रिएक्शन करता है। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें मापी जाती हैं। कभी ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, न्यूरॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, ब्रेन में क्या हलचल हो रही है, उसको थोड़ा सा मेज़र किया जाता है वो ब्रेन मैपिंग में। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो ट्रेंड होते हैं इस मामले में, अपने दिमाग को इतना अच्छा ट्रेंड कर देते हैं, तो वो झूठ जो है, झूठ को भी सच की तरफ बोलते हैं, तो वो वाला पकड़ आने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी सीमितता ये है। फिर हो जाता है डीएनए बारकोड। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही है। डीएनए बारकोड मतलब एक कोई भी डीएनए का सैंपल हो गया, उसके सैंपल से पूरा जीनोम निकाल लेना। ठीक है, बारकोड का यही होता है ना कि हम लोग बारकोड क्यों यूज़ करते हैं। जो भी मॉल में हम लोग जाते हैं तो सीधा बारकोड लगाया तो उसकी पूरी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उसमें आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है, उसकी प्राइस क्या है वो आ जाती है और अपने बिल में डायरेक्ट चढ़ जाती है। वैसे ही बारकोड, हमारे डीएनए का एक बारकोड है, वो हमारे बाल से किसी भी सैंपल से वो बारकोड मिल जाता है, तो उससे हमारी जानकारी, हमारी जो है पूरी जानकारी वहाँ पे आ सकती है। तो ये वाला पार्ट भी, लेकिन इसकी सीमितता भी यही है कि एक तो जो है प्राइवेसी का हनन हो जाता है। दूसरा जो है, इसमें कई बार मानवीय एरर की भी क्षमता रहती है। तो ये सारा पार्ट जो है हमें इसमें लिखना था और व्यवस्थित तरीके से लिखना था। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक आंसर जो है वो कैसा लिखा गया। अब देखिए, इतना बड़ा आंसर लिखा गया है, 8 मार्क्स मिले हैं। नार्को विश्लेषण में किसी व्यक्ति को निश्चित तक देकर उसे अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है, जिससे उसका मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रह पाता और मस्तिष्क में ज्ञात सभी जानकारियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। विधि विज्ञान में अपराधियों की जांच के लिए सच झूठ का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग हेतु उच्च न्यायालय की अनुमति भी सही है। इससे अयोग्य की जान भी जा सकती है, दर्द भी होता है। ठीक है, ये वाला हमने सीमितताएं भी लिखी। मस्तिष्क मानचित्र, व्यक्ति के मस्तिष्क को कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्शाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। मंदता के शिकार रोगियों की महत्ता के कारण पता लगा जा सकता है मस्तिष्क में स्थित विभिन्न उपंगों की स्वास्थ्य। ये वाला पार्ट जो है विधि विज्ञान वाले क्वेश्चन से भटक गया, हमें जो विधि विज्ञान से रिलेटेड ही महत्ता पर निबंध लिखना था, तो ये वाला पार्ट हट गया, इसीलिए मार्क्स में कमी आई है। फिर डीएनए बारकोड, डीएनए की खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक खोज है। डीएनए बारकोड की सहायता से आपराधिक स्थलों पर डीएनए के सैंपल लेकर दोषियों की पहचान की जा सकती है, माता पिता की पहचान, आनुवंशिकता की जाँच और ऐसे वाले मामले जिसमें वो होता है ना वसीयत वाला मामला, जैसे एक एनडी तिवारी मामला जो था वो आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा। उसमें फिर डीएनए बार कोडिंग की वजह से ही वो उनका जो है संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें भी इसमें हो सकती है। तो ये उत्तराधिकार संबंधी जो भी मामले हैं उनमें भी डीएनए बार कोड काम आ सकता है। और फिर परिवार से मिलान नहीं हो पाता, इसमें गीता का जो है वो उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान से आई थी एक लड़की, उसका किसी से मिलान नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास अभी तक डीएनए के सारे डेटा नहीं है, सभी व्यक्तियों के सभी के डेटा नहीं है अभी तक। अभी हमें वो जो जीनोम का संग्रह है वो अभी हमें करना है, तो एक सीमितता है। ठीक है, अगर रिलेशन जिससे निकालना है उसकी और दोनों की डीएनए नहीं मिलेगा तब तक वो हम लोग मैप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया। इसमें कहीं कहीं भटक रहा है, यहाँ वाला जो पोर्शन है इसमें भटक रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा लिखा है, तो इस वजह से 8 नंबर मिले हैं। बाकी इस क्वेश्चन, ये जो 2013 वाले पेपर में
ऐसे क्वेश्चंस में 12, 11 ये जो है अच्छे मार्क्स समझे जाते थे, अच्छे जिन्होंने आंसर लिखे उन्हीं को। अब आ जाते हैं दूसरा पोर्शन, 21वां क्वेश्चन जो है ई प्रशासन, ई व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में क्या करना है, सूचना तकनीकों को उपयोग का वर्णन करना है। ठीक है, यानी सूचना तकनीकें जहाँ पे उपयोग होती हैं। देखिए ई प्रशासन, ई प्रशासन क्या होता है, प्रशासन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे ही वो उसका डिजिटल फॉर्म हो गया वो ई प्रशासन हो गया। तो इसमें हम लोग एसएसओ का लिख सकते थे, 2013 में एसएसओ नहीं आया था, उससे पहले जो भी तकनीकें थी उनके बारे में लिख सकते थे। ठीक है, ई कोर्ट्स हो गया, या ई प्रशासन में और भी जैसे जन सूचना पोर्टल हो गया, आरटीआई, ई आरटीआई हो गया, तो वो सारा लिखना है। और उसके अलावा लिखना है कि इससे हमारे क्या फ़ायदे हुए। एक तो तीव्रता आई है, एक ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, लोक सेवा गारंटी जो है वो अब जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो ये सारा पोर्शन हमको ई प्रशासन में लिखना था। और एक सहूलियत भी आई है, जो है नागरिक के अधिकारों में भी वृद्धि हुई है, तो ये सारा पोर्शन हमको लिखना था। फिर ई व्यापार क्या होता है, ई व्यापार ये होता है कि व्यापारी और जो ग्राहक है उसके बीच में एक ही प्लेटफॉर्म, वो ई व्यापार हो गया। तो अमेज़ॉन और जो फ्लिपकार्ट और ये जो काम करते हैं वो ई व्यापार वाला काम करते हैं, ई ट्रेडिंग, ई ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स वाला पोर्शन ये वाला हो गया। और इसी को हमको थोड़ा सा ढंग से लिखना था कि ई कॉमर्स से जो है एक तो व्यापक कवरेज आ गई, बाजार कवरेज व्यापक आ गई। ठीक है, और उपभोक्ता के पास में एक जो है वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए, और तीव्र और फास्ट जो है हो गया वस्तुओं का, और परिवहन, और जो है जो लोकल चीज़ें हैं उनका वैश्विक स्तर पर भेजना वो हो गया, संभव हो गया। तो ये वाला पोर्शन हमको यहाँ पे लिखना था। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ट्विटर और फेसबुक और इनका जो है रोल है वो बढ़ गया है। कोई एक घटना मान लीजिए, जैसे जो अमेरिका में एक वो जो रंगभेद की जो हुई थी, जिसकी वजह से उनको मृत्यु हो गई थी, शायद फ्रायड नाम था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो घटना ने अमेरिका में क्या मतलब क्या उसको जो है रूप दिया था, उस वजह से पूरे अमेरिका की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निंदा हुई थी। दूसरा, पाकिस्तान में एक जो ईश निंदा के केस में किसी को श्रीलंका के आदमी को मार दिया गया था। तो इस सूचना तकनीकों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बना और उनके अपराधियों को सज़ा मिली। ऐसे ही केसेस इंडिया में भी जो केसेस हुए, कुछ केसेस उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा था। एक जो पहले दिल्ली में शायद अफ्रीकी राष्ट्र के जो लोग थे उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई थी या मिसबिहेव हुआ था, उसका जो है सीधा इफ़ेक्ट जो है अफ्रीकी दूतावास और अफ्रीकी राष्ट्रों में नाराज़गी। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को लिखनी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी जो सूचना तकनीकों का बहुत महत्व हो गया है, और ये चीज़ें हमको ऐसे इन्हीं चीज़ों को सही से लिखना था। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ताकि आपको एक समझ आ सके और आप उस एस्पेक्ट में सोच सकें। ठीक है, और जो भी है इन ई व्यापार को भी आप इसमें अंतर्राष्ट्रीय इस कूटनीति में ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर हमने देख लेते हैं कि कैसे लिखा है। और मार्क्स मिले हैं 4, 5, 9 और 10 मार्क्स। बहुत अच्छा आंसर है, इसीलिए आपको मॉडल आंसर यही मान लेते हैं। ई प्रशासन, ई व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सूचना तकनीकों का उपयोग। ई प्रशासन में कैसे हुआ, जनता को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ई प्रशासन कहलाता है। इसके माध्यम से प्रशासन जवाबदेही, वही मैंने कहा ना, ट्रांसपेरेंट, उत्तरदायी, अकाउंटेबल, ये हो गया, पारदर्शी बनाया गया था। इसे तो सरकार कई योजनाएं, उस समय की योजनाएं, ये एनईजीपी योजना थी, 27 मिशन मोड परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट, ई संचार, हम अभी की योजनाएं इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ई व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से सेवाओं और इनको देना, और आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। कई उपयोग किए जाए, क्रेता को उत्पाद चुनने के विकल्प अनेक हो गए, विक्रेताओं को पूरा विश्व बाजार के रूप में उपलब्ध। तो ये सारी उसकी पॉजिटिव चीज़ें इसमें लिखनी थी। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सूचना तकनीक का उपयोग, ऐसी कई घटनाएं तहलका मचा दिया, जैसे उस समय पनामा पेपर्स लीक मामला था, विकीलीक्स का खुलासा था। तो ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए हमें इसको लिखना था। और आप देख सकते हैं इसमें 11 मार्क्स, ये एक अच्छा आंसर जो है आरपीएससी इसको माने थे। उस समय के जो मार्किंग है उसमें 11 मार्क्स अच्छे मार्क्स थे। तो ये हो गया हमारा 2013 के पेपर्स। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो अभी जो है वो कुछ ज्योग्राफी में चले गए,
कुछ जो है हमारे सिलेबस से हट गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि किस हिसाब से लिखा है और कैसे मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे ये है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में किन्हीं 2 गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन था, तो ऑप्शनल था, जिसने इसको किया वो भी ठीक है। इसमें देखिए मार्क्स मिले हैं 5, यहाँ पे मिले हैं 5, यहाँ पे मिले हैं 10 मार्क्स। अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग है, इस वजह से अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, लिखा है गैर परंपरागत के ऊर्जा के स्रोत लिखे हैं, फिर उन स्रोतों की क्या क्या स्थिति है राजस्थान में वो लिखाई गई है। फिर आ जाइए वल्कनीकरण, रबड़ का वल्कनीकरण, यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन में 4.5 नंबर मिले हैं। फोटो भी बनाया है, इस टाइप के आंसर्स लिखिए। ठीक है, उपयोग भी लिखे हैं, वल्कनीकरण पूछा है, साथ में उपयोग भी लिख दिया, फोटो भी बना दिया, और क्या है होता है वल्कनीकरण उसको परिभाषित कर दिया। तो ऐसा आंसर होता है ना, ये थोड़ा सा देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और चीज़ें पूरी कीवर्ड्स के साथ में लिखी गई है, इसलिए नंबर मिल गए। इसमें जो है कीवर्ड्स नहीं लिखे गए हैं तो 0 नंबर मिले हैं। आ जाइए, ये अगला है सूचना संग्रहण, औषध और शल्य में जैव संविधि, बायोसेंसर्स और बायोचिप्स का उपयोग। ठीक है, लिखा है, प्रेजेंटेशन खराब है, थोड़ा ढंग से लिखते तो शायद एक की जगह 2 नंबर मिल जाते हैं। ये भी कुछ ही ऐसा तुक्के मारे गए हैं, उस वजह से नंबर कटे हैं। ये वाला भी पीएफसी के गुण और उपयोग के बारे में, तो गुण भी लिखे हैं, उपयोग सही से थोड़ा सा स्पेसिफिकली आंसर लिखते तो इसमें भी अच्छे नंबर मिल सकते थे। 2.5 नंबर मिले हैं, इन्होंने भी ये लिखा है। ठीक है, लेकिन जो है इसके गुणों के बारे में सही से नहीं लिख पाए, इसलिए वो नंबर कटे हैं। 2 नंबर इनको भी मिले। तो जो पूछा गया है हमें, वो चीज़ हमें कीवर्ड्स के साथ में लिखनी है। ठीक है, अच्छे से अच्छे कम शब्दों में हमें वहाँ पे लिखना है और ये करना है। अब ये वाला भी, ये जैव विविधता वाला पार्ट जो है वो हमारे ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत चला गया है, और इसलिए ये देखिए थोड़ा ढंग से लिखा है, फोटो भी बनाया है और थोड़ा बहुत लिखा है, तो 3 नंबर मिल गए। यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो गलत भी हो जाएगा। तो इसलिए आरपीएससी जो चीज़ें ऐसी कि हाँ जाके तुक्के वहाँ पे फेंकने हैं, वो नहीं, उससे नंबर नहीं आएंगे। आपको ढंग से पढ़ना होगा, सही सोर्स से पढ़ना होगा, और कीवर्ड्स को हमेशा शॉर्ट नोट्स में तैयार रखिए, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम आए तो वो हमें रिवीजन करने में आसानी हो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। और आपको अगर कोई एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, और मैंने जब कहा था कि आपको पेपर जो है पहले से उसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर किसी ने वो प्रैक्टिस की है और अगर उसका जो है आंसर मैच करता है या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए और हम लोग उसको एड्रेस अगले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद में हम लोग जो है 2021 वाले पेपर्स आपको डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या क्या है, वो हमारे नवीनतम सिलेबस पे बेसिस पे है, तो उनके वीडियोस आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।